हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मंथली एग्जाम की क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। आज हमारे पास से हिंदी का क्वेश्चन पेपर है ये, चलिए सारी हिंदी की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग इस क्लास में। चलिए जी, आपको बता दें कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, सारी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। चलिए जी, लेट न करते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। और क्या है हमारा क्वेश्चन? चलिए जी, ये क्वेश्चन है हमारा। पहले क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि ट का उच्चारण स्थान पूछा गया हमसे कि ट का उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, हर बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का रहता है, उच्चारण स्थान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूरा रहता है। तो हम तो बता सकते हैं कि ट का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो मुर्दा होता है। ठीक है, लेकिन आपको एक रूल बताए थे। ठीक है, आपको हम क्या रूल बताए थे? तो KTM 2 का रूल बताए थे, KTM 2 का रूल बताए थे, जिसमें कि हमने बताया था कि क वर्ग, ठीक है, क वर्ग की, ठीक है, क वर्ग की जो भी, हाँ, क वर्ग में जो भी वर्ण आते हैं, जैसे कि क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो क आते हैं, ख आते हैं, ग आते हैं, घ आते हैं और अंग आते हैं। तो ये सभी वर्ण क वर्ण की, ठीक है, क वर्ग की सभी वर्ण तो किस में हो जाएगा? क वर्ग की सभी वर्ण किस में आता है? तो के में आएगा। के फोर क्या हो जाएगा? तो कंठ हो जाएगा। के फोर क्या हो जाएगा जी? तो कंठ हो जाएगा। के फोर क्या हो जाएगा? तो कंठ। अगर क वर्ग की कोई भी वर्ण आपसे पूछे कि क वर्ग की किसी भी वर्ण का उच्चारण, क का पूछे, ख का पूछे, ग का पूछे या फिर घ का पूछे या फिर अंगा का पूछे, अगर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि इस सब का उच्चारण स्थान बताइए, तो क का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो के फोर कंठ हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही च का उच्चारण स्थान हो जाएगा टी से बताएंगे हम लोग। टी कौन सा हो जाएगा? च का उच्चारण स्थान क्या बताएं हम? टी बताए है ना, च का उच्चारण स्थान। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या बताए हैं? तो टी से हम इसको डिनोट करेंगे। तो टी हमारा क्या है? तो ये जो ट्रिक है हमारा, इस ट्रिक में KTM 2 ट्रिक में टी का मतलब होता है टी फॉर तालु। क्या बताएंगे? तालु। तो च वर्ग में जो भी वर्ण आएंगे, ठीक है, च वर्ग में जो भी वर्ण आएंगे वो सारी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा? तो टी फोर क्या हो जाएगा? तालु। तो क्या कह सकते हैं कि च वर्ग का क्या हो जाएगा आंसर जी? च वर्ग में च, छ, ज, झ या जो भी आते हैं वो सारे वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो तालु हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा एम, हाँ एम जो है हमारा, ठीक है, क ख ग के बाद च छ बताए हम, फिर उसके बाद ट वर्ग में, ठीक है, तो ट वर्ग में बताएंगे हम कि ट वर्ग में, ठीक है, कि ट वर्ग में जो भी वर्ण आएंगे उस सभी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमारा? तो एम फोर क्या हो जाएगा? मृदा। तो वैसे ही ट हमारा, ट का क्या बताए थे? तो मुर्दा बताए थे। ठीक है, तो ये हमारा उच्चारण स्थान हो गया। वैसे ही ट हो गया, इधर त के लिए बता देते हैं हम, त वर्ग का कोई भी आ जाएगा, इधर प वर्ग आ जाएगा। तब प वर्ग में जो भी वर्ण आएंगे उसका उच्चारण क्या होगा? तब पी लास्ट में है, पी क्या है? ओ है। पी का ट्रिक क्या है? तो ओ है, तो ओ फॉर ओस्ट होता है। तो प वर्ग की जो भी वर्ण होगी उसका उच्चारण क्या हो जाएगा? तो ओ हो जाएगा, ओस्ट हो जाएगा। ओ ट्रिक है तो ओस्ट हो जाएगा, ओ फॉर ओस्ट हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से बता देंगे। तो आपके एग्जाम में, अब आने वाले एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आप लोग से ना छूटे। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, कि KTM 2 ट्रिक हम बताए थे, क्या के, हाँ क्या बताए थे जी? तो KTM 2, ठीक है, ये आपका ट्रिक था। क वर्ग इसमें हो जाएगा, च वर्ग इसमें हो जाएगा, ट वर्ग इसमें हो जाएगा, त वर्ग इसमें हो जाएगा और प वर्ग इसमें हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देख के अपना पूरा कर लीजिएगा। चलिए जी, आगे देखते हैं हम लोग, लेट ना करते हुए सीधे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो इस तरीके से आज हम लोग, ठीक है, उच्चारण स्थान जो भी पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होता है। क्या होता है जी? तो ग्रामीण होता है। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे ग्रामीण कहाँ पे है, तो यहाँ ग्रामीणी है, यहाँ है ग्रामणी है, ठीक है, फिर यहाँ क्या है? ग्रामण है। तो ग्रामीण होता है। क्या होता है जी? तो ग्रामीण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ग्रामीण, शुद्ध ग्रामीण कौन सा है? ये ना, तो ग्रामीण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। चलिए जी, आगे देखते हैं हम लोग, लेट न करते हुए। क्या है कि आमरण शब्द में जुड़े उपसर्ग के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो आमरण में आ उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है? तो आ। आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो आ उपसर्ग लगा है। तो आ ऑप्शन में है जी, आ है, तो आमरण में आ, ऑप्शन नंबर ए में ही आमरण शब्द है। ठीक है, आमरण का आ लगा हुआ है, तो आ उपसर्ग है, तो हम लोग ऑप्शन कौन सा क्लिक करेंगे? तो आ भी कहाँ है? तो ए में, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। चलिए जी, आगे देखते हैं लेट ना करते हुए। वह छत से गिर, हाँ, वह छत से गिर पड़ा, वह छत से गिर पड़ा, इस वाक्य में कारक चिन्ह पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? कि वह छत से गिर पड़ा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि वह छत से गिर पड़ा, इस वाक्य में
कारक चिन्ह क्या है? अच्छा, छत से गिरना, छत से गिर रहा है, क्या छत से गिरना अलगाव हो रहा है इंसान का? अगर कोई इंसान या कोई बच्चा अगर छत से गिर रहा है यानी कि छत से उसका अलगाव हो रहा है, तो अलगाव के क्षेत्र में हम लोग अपादान कारक का यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारा से है, ठीक है, जो हमारा से है, जो हमारा से जो कारक चिन्ह हमारा से है वो किस कारक का है? तो अपादान कारक का है। ऐसे कर्ता ने कर्म को करण से हम लोग जानते हैं, करण से, तो करण कारक जो होता है, करण कारक जो होता है, ठीक है, जो हमारा करण कारक होता है, ठीक है, करण कारक में जो हम लोग यूज करते हैं, जो हमारा कारक चिन्ह जो आता है करण कारक का से जो चिन्ह आता है, ठीक है, से जो चिन्ह आता है करण कारक में, तो वो हम लोग वो भी से आता है और अपादान में भी से आता है। तो इस से का इस उपयोग अपादान जो वाला इस से है जो, ठीक है, अलगाव के क्षेत्र में हम लोग अपादान का यूज करते हैं। और उसके बाद संबंध वाला में चाहे किसी चीज को लेकर संबंध अगर बताया जाए, ठीक है, तो उसको चाहे हक और संबंध के बारे में बताया जाए तो किसमें? तो से में करेंगे, ठीक है। तो से का उपयोग कब करेंगे? तो कर्ण कारक का उपयोग कब होगा? इस से का, ठीक है। दोनों वाक्य में जब से आए तब कब हम जानेंगे कि कौन सा कर्ण कारक है, कौन सा अपादान कारक है? तो अलगाव, जहां पे आपको अलगाव नजर आए, ठीक है, जहां पे आपको अलगाव नजर आए तो क्या करेंगे? जब हमें अलगाव नजर आए तो हम क्या करेंगे? तो अपादान कारक समझेंगे। चलिए जी आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। आगे क्या हो जाएगा हमारा? अगला क्वेश्चन क्या है कि सभा का पुल्लिंग है, सभा शब्द का पुल्लिंग है, सभा शब्द का पुल्लिंग कौन हो जाएगा? तो सभा शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? तो सभा शब्द का पुल्लिंग नहीं पूछा है, क्वेश्चन है कि सभा किस प्रकार का लिंग है। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सभा किस प्रकार का लिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। हम लोग क्या बताएंगे कि सभा जो हमारा शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? तो स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए जी आगे देखते हैं, हम लोग लेट न करते हुए सीधे आगे देखेंगे कि दूध के दांत न टूटना। क्वेश्चन है हमारा कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हम लोग क्या बताएंगे? मतलब क्या बताया गया है कि दूध के दांत न टूटना, अर्थात कि जब भी हम लोग कोई ऐसी चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि अगर हमारे समाज में, हमारे गांव में या फिर कहीं भी हम लोग देखते हैं घर के पास या कि कोई छोटा सा बच्चा अगर वो गाड़ी वगैरह चलाते रहता है तो हम लोग नहीं बोलते हैं कि अभी तो दूध का दांत नहीं टूटा, और मतलब तुम ये कर रहे हो, मतलब कि अनुभवहीन, यानी कि आपको अच्छे ढंग से अनुभव भी नहीं है और आप ये कार्य कर रहे हो। छोटे बच्चों को नहीं बोलते हम लोग, और वो गाड़ी चलाता है या फिर कोई भी मतलब जो जो काम की उसके अनुभव नहीं है वो काम करता है, तो हम लोग बताते नहीं है कि दूध का दांत नहीं टूटा और तुम इस काम को कर रहे हो, अर्थात अनुभवहीन, जिसमें कि अनुभव नहीं होती है। तो उस क्षेत्र में हम लोग क्या बताएंगे कि इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि दूध के दांत ना टूटने ना, मुहावरे का हम लोग प्रयोग करते हैं कभी कभी बोलने के दौरान, ठीक है। तो दूध के दांत न टूटने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अनुभवहीन हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा। चलिए जी लेट ना करते हुए सीधे आगे चलेंगे हम। अगला क्या है क्वेश्चन हमारा कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, वास्तविक शब्द में, ठीक है, वास्तविक शब्द किससे बना है? तो वास्तव शब्द से बना है। किस शब्द से बना है जी? तो वास्तव शब्द से बना है। अब देखिए वास्तव हमारा शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, वास्तव शब्द लिखा हुआ है। कौन सा लिखा हुआ है जी? तो वास्तव शब्द लिखा है, वास्तव, ठीक है, वास्तव, ठीक है, वास्तव शब्द हमारा लिखा हुआ है। वास्तव शब्द में कौन सा प्रत्यय लग के वास्तविक बना है? तो एक बात गौर कीजिएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे कि वास्तव शब्द में, ठीक है, कौन सा प्रत्यय लगा है? तो वास्तव शब्द में हर्षी का इधर से लग के, ठीक है, और क लगा है, तब जाके क्या बना है मेरा? तो वास्तविक बना है। तब जाके मेरा क्या बना है? तो वास्तविक बना है। और वास्तविक बनने के दरमियान हम लोग देख रहे हैं कि हर्षी कार ले रहा है, ठीक है, तो इसमें हर्षी कार ले रहा है और क्या जुड़ रहा है? तो क जुड़ रहा है। तो हम हर्षी कार के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं? तो हमारा जो प्रत्यय के रूप में क्या काम कर रहा है? तो एक काम कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ई अ क कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जी हम लोग और भी चीज़ को देखेंगे, आगे समझते हैं, अगली क्वेश्चंस को हम लोग जानेंगे, ठीक है, अगली क्वेश्चंस को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। चलिए जी आगे देखते हैं लोग अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है? तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। और शुरू से ही मैं, तुम, आप, ये सब क्या है? तो सर्वनाम आता है। यहाँ पे नाम का यूज ना करके मैं, तुम, आप, तुम्हारे, हमारे करते हैं, तो वही हमारा क्या होता है? सर्वनाम, जो कि ऑप्शन में आपको साक्ष्य रूप से दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, मैं का प्रयोग किया गया, बाकी सभी जगह पे नाम का प्रयोग है, ठीक है।
तो संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर्वनाम आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए लेट न करते हुए आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध शब्द है, तो हम लोग क्या बताएंगे, हितैषी शब्द लिखा हुआ है हमारा, सभी ऑप्शन में हितैषी लिखा हुआ है, लेकिन शुद्ध हितैषी शब्द क्या है, कहाँ है, इस चीजों को हमको बताना है। हितैषी शब्द का अर्थ क्या होता है कि जो आपके हित में चाहता है, अगर कोई आपके हित में चाहता है तो उसको हम लोग हित बोलते हैं। आप लोग गांव में घर में सुनते होंगे कि फलनमा का हित वो है, हम फला चिलनमा का हित है, चिलनमा हमारा हित है, फलनमा हमारा हित है। हम लोग इस हित वाले शब्द को घर परिवार से ही सुनते आए हैं। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि जो हमारा हित शब्द है, ठीक है, हित का मतलब होता है दोस्त, क्या, दोस्त, आपका कल्याण चाहने वाला, आपका बेहतर सोचने वाला, आपका हित होता है, ठीक है, जो आपके कल्याण के बारे में चाहता है, आपके बारे में बेहतर चाहता है, उसको हम लोग क्या बताते हैं, तो हित बताते हैं। और हित शब्द से ही क्या बना है, तो हितैषी शब्द बना है, जो कि हितैषी शब्द में ना शुद्ध हितैषी शब्द हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ही तय और सी हमारा ये हो जाएगा, हमारा हितैषी, शुद्ध हितैषी शब्द ये हो जाएगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा शुद्ध हितैषी शब्द। चलिए ऑप्शन नंबर बी में ये हमारा लिखा। चलिए लेट न करते हुए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि पर विशेषण शब्द, पर विशेषण शब्द के बारे में बोला गया है, ठीक है, कि पर विशेषण शब्द जो है हमारा, ठीक है, पर विशेषण शब्द किस, हाँ, पर विशेषण शब्द जो हमारा दिया गया है, ठीक है, पर विशेषण शब्द जो हमारा दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर दिए हैं। हाँ, जो पर विशेषण शब्द है हमारा किसकी विशेषता को बताता है, जो हमारा पर विशेषण शब्द है वो किसकी विशेषता को बताता है, तो हम लोग बताएंगे क्या कि जो पर विशेषण शब्द है हमारा वो विशेषण की विशेषता को बताता है। किसकी विशेषता को बताता है, तो ये विशेषण की विशेषता को बताता है। अब कैसे जी, तो पर विशेषण जो हमारा पर विशेषण शब्द है उसका परिभाषा ही है कि वह शब्द, क्या बताएंगे, यहीं से हम लोग इसी से, ठीक है, इसी इतना ही से ही हम इसका परिभाषा देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्या है हमारा कि वह शब्द जिससे, ठीक है, वह शब्द जो कि हम बताएंगे कि वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको हम लोग पर विशेषण कहते हैं। क्या बताएंगे जी, देखिए हम इसी में से, इसी क्वेश्चन और ऑप्शन के अनुसार हम इसका परिभाषा बताए हैं। पर विशेषण शब्द की परिभाषा क्या होती है कि वह शब्द, ठीक है, वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पर विशेषण बोलते हैं। यहाँ से क्लियर हो गया, आपको पर विशेषण की विशेषता भी याद हो गई होगी कि पर विशेषण की विशेषता क्या होती है, तो वह शब्द जो कि विशेषण की विशेषताओं को बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पर विशेषण बोलते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन सा कौन सा हो जाएगा जी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इसमें क्या बताया गया है, क्वेश्चन क्या था कि पर विशेषण किसकी विशेषता को बताता है, तो पर विशेषण विशेषण की विशेषता को बताता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए जी आगे देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जन्म मरण शब्द कौन सा समास है, और जन्म मरण जो हमारा समास है वो किस प्रकार का समास है। आप लोग एक बात गौर कीजिएगा, जो हमारा जन्म है और मरण है दोनों पद इसका प्रधान है, दोनों शब्द क्या है, प्रधान है, और इसका दोनों शब्द प्रधान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो द्वंद्व समास। इसका दोनों पद प्रधान हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो द्वंद्व समास बोलेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल और भी हो सकता है, क्या हो सकता है, तो माता पिता हो सकता है जी, माता पिता हो सकता है ना जी, माता पिता, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं, भाई बहन हो सकता है, ठीक है, भाई बहन हो सकता है, क्या और भी हो सकता है जी, बहुत सारा हो सकता है एग्जाम्पल। तो आप लोग अगर इसकी एग्जाम्पल को आप लोगों को पता होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, जिससे कि इससे, हाँ, इससे हट के, ये तीनों एग्जाम्पल से हट के आपका एग्जाम्पल होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे लेट न करते हुए। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होता है। पहले तो आप गृहस्थ शब्द आपको पता नहीं होगी, बहुत सारे बच्चे को गृहस्थ शब्द पता नहीं होगा और बहुत सारे बच्चे को पता भी होगा गृहस्थ शब्द का मतलब क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनने का कारण यही हो सकता है कि आपको गृहस्थ शब्द का अर्थ पता नहीं होगा। इसका अर्थ होता है कि वह गृहस्थ का मतलब होता है, गृह का मतलब तो आप लोग समझते हो, गृह का मतलब घर होता है, एस का मतलब उसमें रहना होता है। तो हम लोग बता सकते हैं गृहस्थ शब्द का मतलब होता है कि जो अपने घर में परिवारों के साथ मिलजुल के रहता है, ठीक है, अपने घर परिवार में घर बनाकर घर में परिवार के साथ रहता है, तो वैसे लोगों को हम लोग को क्या बोलेंगे, गृहस्थ व्यक्ति बोलेंगे। तो गृहस्थ का मतलब होता है जो घर में रहने वाला होता है। तो इसका हमको क्या बोला है, विलोम बोला है, यानी बाहर में रहने वाला। तो बाहर में इसमें कौन रहता है, कौन रहता होगा जी, ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, स्थावर रहता होगा, त्याज्य रहता होगा, या क्या बोला है, शिष्टाचार इसका होगा विलोम, या फिर सन्यासी, कौन सा इसमें से बाहर रहता होगा, तो सन्यासी बाहर रहता है। तो हम लोग इसका आंसर क्या बताएंगे, तो सन्यासी बताएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर हमारा
डी हो जाएगा हमारा। तो जब आप ना किसी भी शब्द का अगर विलोम शब्द कह रहा है तो वो आसान सा वर्ड होता है, आप उसके शब्द को समझिए। गृहस्थ शब्द थोड़ा सा कठिन शब्द है, इसको वर्ड को आप समझने के बाद इसका उत्तर बिल्कुल आसान तरीके से दे सकते हैं। चलिए जी आगे देखते हैं हम लोग, लेट न करते हुए अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम कि ऐसे शब्द जो, ठीक है, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके शब्द सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो दो शब्दों के मेल से रूढ़ हम लोग क्या बताएंगे कि यौगिक शब्द बनता है। कौन सा शब्द बनता है जी? तो यौगिक शब्द ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। चलिए जी आगे देखते हैं हम लोग कि दही वाली मगम्मा, हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था, उस टाइम बताया था कि दही वाली मगम्मा चैप्टर के बारे में पढ़ाया था। ये किस प्रकार की कहानी है? क्या क्वेश्चन पूछा है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? किस भाषा की कहानी है? भाषा हमसे पूछा है जी। तो जब हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे उस टाइम हमने बताया था आपको कि इस भाषा की कहानी क्या है, तो कन्नड़ है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा। चलिए जी लेट ना करते हुए आगे चलेंगे। उससे पहले अगर ये चैप्टर हम पढ़ाए हैं तो आपसे कुछ सवाल रहेगा हमारा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी प्रयास करें कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें आप लोग। क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा इससे, इस चैप्टर से, कि इस चैप्टर के लेखक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और क्या करें कि इस चैप्टर के अनुवादक, जो हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया था, अनुवादक, इन दोनों का आप लोग नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चलिए जी इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। इतना आप लोगों का वर्क रहा, SW के रूप में आप लोगों को इतना काम मिला है, ठीक है, वो भी आप लोग प्रयास करें कि जल्द से जल्द इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें। चलिए जी आगे देखेंगे हम लोग कि माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखा था? तो माँ चैप्टर की कहानी में कौन सा अपने पत्र को लिखा था? किसके द्वारा अपने पुत्र को पत्र लिखा गया था? तो माँ जी के द्वारा लिखा गया था। हम ये चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ाया अभी तक, जब पढ़ाएंगे तो इसका क्वेश्चन आपसे बनेगा। क्या होता है कि माँ जी लिखते हैं, माँ चैप्टर है, ठीक है, वर्णिका बुक ये चैप्टर है माँ चैप्टर। तो क्या बताएंगे कि माँ जी लिखते हैं अपने बड़े पुत्र को कि मंगू बीमार होती है, तो मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए गांव के लोग कहने लगते हैं। तो इस वजह से माँ अपने पुत्र को पत्र लिखती है कि चलो मंगू को हॉस्पिटल में क्या करते हैं, भर्ती करवा देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसका उत्तर देंगे। चलिए जी आगे देखते हैं कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो आपको हम ढहते विश्वास ही पढ़ाए थे। दही वाली मगम्मा के बाद दूसरा चैप्टर हमारा ढहते विश्वास ही है। इसमें कि आपको हमने एक माँ के दर्द के बारे में बताया था, एक माँ को कितना पेन होता है, कितना दर्द होता है जब उसका बेटा दो बेटा और एक बेटी पानी में बह के मर जाते हैं, ठीक है, और पूरा गांव भी मतलब कि पानी बाढ़ आने के कारण क्या होता है तो तहस नहस हो जाता है। तो पूरी कहानी को हम बताए थे, तो इसमें आपको बताए थे, ठीक है, ढलते विश्वास, इसमें कि इसके लेखक जो हमारे थे, लेखक सॉरी हाँ लेखक इसके कौन से, तो सातकोड़ी होता थे, सातकोड़ी होता इसके लेखक थे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, लेट ना करते हुए आगे क्वेश्चन देखेंगे। लड़का अगर उधम मचाता है, क्या बताया क्वेश्चन कि लड़का अगर उधम मचाता है, ठीक है, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो हम आपको दही वाली मगम्मा चैप्टर पढ़ाए थे, उसी में बताया गया था कि यह किसके द्वारा कहा गया था, तो नजम्मा के द्वारा कहा गया था, ठीक है, किसके द्वारा कहा गया था, तो नजम्मा के द्वारा कहा गया था। नजम्मा किससे कहती है, तो मगम्मा से कहती है, अपनी सास से कहती है, अपनी सास से कहती है, मगम्मा से कहती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, सॉरी किसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। चलिए जी आगे देखते हैं हम लोग, चलिए जी आगे देखते हैं हम लोग कि हाँ चलिए अब कविता का कुछ पार्ट आ गया है कि बोली सकत हिंदी नहीं, सुनिएगा ये कविता का कुछ पंक्ति है, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग कि बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। कहने का मतलब क्या होता है, इस पंक्ति का मतलब क्या होता है कि अब ऐसे ऐसे हिंदू लोग मिलते हैं जिनसे क्या होता है वो हिंदी भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, वो लोग हिंदी भी नहीं बोल सकते हैं। ऐसे ऐसे हिंदू लोग हैं भारत में, ठीक है, ऐसे ऐसे भारतीय हिंदू लोग हैं जो कि हिंदी भी नहीं बोल सकते हैं, अंग्रेजी भाषण, अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, और अंग्रेजी उपभोग यानी अंग्रेजी उपभोग का भी यूज करते हैं, अंग्रेजी कपड़ा, अंग्रेजी पहनावा, अंग्रेजी खाना, ये सब का उपयोग करते हैं। तो ये किस चैप्टर की लाइन है, ठीक है, तो ये आपको बता दें कि ये चैप्टर है स्वदेशी की लाइन है, स्वदेशी चैप्टर है हमारा, उसी की ये पंक्ति है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि शेखर ए जीवनी, ठीक है, शेखर ए जीवनी किनकी उपन्यास है, ठीक है,
उपन्यास किनकी रचना है, तो हम लोग बताएंगे क्या कि उपन्यास जो है सच्चिदानंद हीरानंद व तस्यान की ये रचना है, जो कि हमारा इनको हम लोग अगे भी कहते हैं, ठीक है। इनको हम लोग आगे के भी नाम से भी जानते हैं, ठीक है, आगे के भी नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कब होता है। तो सुमित्रानंद पंत का जन्म कब होता है, तो हम लोग बताएंगे कि 20 मई को होता है। कब होता है जी, तो 20 मई 1919 ईस्वी को इनका जन्म होता है। कब होता है जी, तो 20 मई 1919 ईस्वी को इनका जन्म होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, 1900 ईस्वी दिया गया है, ठीक है। तो 1900 ईस्वी हम लोग बता देंगे आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, लेट न करते हुए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस प्रकार की विद्या है। तो 20 के दांत कहानी जब बताए थे हम आपको, तो वो पूरा स्टोरी टाइप का था। उसमें क्या बताए थे कि मदन के द्वारा खोखा का दांत तोड़ दिया जाता है, ठीक है। उस कहानी में अमीरी और गरीबी को बताया गया था। तो इस तरीके से हम आपको बताए थे, जो कि कहानी था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, कहानी। चलिए घनानंद किस भाषा के कवि हैं, तो घनानंद ब्रज भाषा के कवि हैं, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, ब्रज भाषा। चलिए आगे देखते हैं लेट न करते हुए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा निर्जल अपराधी किसे कहा गया है। तो हम लोग क्या बताएंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा निर्जल अपराधी किसको कहा गया है, तो नाखून को कहा गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर में हम आपको बताए थे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा क्या कहा जाता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऐसा नाखून क्यों बढ़ते हैं जो चैप्टर था हमारा, उसी चैप्टर में बताया गया था। निर्लज और अपराधी किसको कहा गया था, तो नाखून को कहा गया था। क्यों कहा गया था, तो इसको इसलिए कहा गया था क्योंकि नाखून को लेखक देखते थे कि बार बार काटते हैं और बार बार बढ़ जाता था, इसलिए इसको निर्लज और अपराधी कहे थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं हम लोग कि इन मुसलमान, देखिए जी, ये स्टेटमेंट देखिएगा, सुनिएगा, ये किसके द्वारा कहा गया था इस स्टेटमेंट को कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बाड़िए, यह किसने कहा था, ठीक है, किसने कहा था, ठीक है। बताएंगे क्या कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, जो ये ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, लेट ना करते हुए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी जो हमारी भाषा है, हमारी मातृभाषा जो हिंदी है, उसकी लिपि क्या है, तो इसकी लिपि देवनागरी है, जो कि आपको हम नागरी लिपि चैप्टर में पढ़ाए थे। कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी, तो देवनागरी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी। हम पूरे भारतीय को जानना चाहिए इस बात को, ठीक है, कि हमारी भारत की जो भाषा है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जो हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो इस भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। चलिए देवनागरी को और बता दें कि देवनागरी को नंदी नागरी के नाम से आता है और नागरी लिपि के नाम से जाना जाता है, इस बात को बता दें। चलिए आगे देखेंगे हम लोग कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था जी, तो हम लोग बताएंगे कि बहादुर अपने घर से इसलिए भागा था। ये भी कहानी थी, हमने कहानी आपको बताया था कि बहादुर को भैंस चराने के लिए भेज दिया जाता है। उसकी माँ भैंस देती है चराने के लिए, और बहादुर का भैंस थोड़ा, जानवर तो जानवर ही होता है ना, तो वो थोड़ा उधम मचाते रहता है, मतलब कि कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर करता है, और बहादुर को भैंस चराने का मन नहीं होता है, तो भैंस की बहुत पिटाई करता है इस सब बात को लेकर। और भैंस की जब बहादुर पिटाई करता है, तो भैंस दौड़े दौड़े बहादुर की माँ के पास चले आता है, ठीक है। और भैंस से बहादुर की माँ बहुत प्यार करती है, और उसी की अपेक्षा कर, जितना भैंस को पीटा गया था उसकी अपेक्षा कर दुगना पिटाई बहादुर को करती है। इसी वजह से बहादुर क्या करता है, तो घर को छोड़ के भाग जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, कि माँ की मार के डर से, मार के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। माँ की मार के कारण बहादुर घर छोड़कर भाग जाता है। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो मैक्स मुलर के द्वारा किया गया था, जो कि हम चैप्टर कौन से चैप्टर में पढ़े थे जी, तो किस चैप्टर का है ये, तो ये है मैक्स मुलर किसका, भारतीय इक्यासी के चैप्टर का है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग कि तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है, तो अच्छा ये क्वेश्चन है, किस कन्नड़ भाषा है, उत्तर, हाँ ये कहाँ की भाषा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है कि तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं कहाँ की भाषा है, उत्तर भारत की, पूर्वी भारत की, पश्चिम भारत की, दक्षिणी भारत की। तो हम लोग बताएंगे ये सारी भाषाएं जो है कि दक्षिण भारत में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है जी, तो दक्षिण भारत में बोली जाती है ये सारी भाषाएं। दक्षिणतम राज्य का नाम भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। सरपाद की कृति है, सरपाद के द्वारा निम्न में से कौन सी कृति है, उनकी कौन सी रचनाएं हैं, तो दोहा कोश सरपाद के द्वारा लिखा गया था। और सरपाद का सिद्ध पूरा नाम सिद्ध सरपाद
करके पूरा नाम है। चलिए जी, दोहा कोश की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो सुरपाद के द्वारा किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार हमने आपको बताया था ये क्वेश्चन को, ठीक है, पिछले बार भी मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन था। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से कराई जा रही है, ठीक है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, एग्जाम मंथली एग्जाम जो भी चल रही है उसका आखिरी क्वेश्चन था। और बता दें कि हम लोगों ने यहाँ से, ठीक है, डिस्कशन कराने का मुख्य उद्देश्य हमारा कि आप जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे बार बार पूछी जा रही है, ये क्वेश्चंस दोबारा, ठीक है, आपसे अगर दोबारा ये क्वेश्चन पूछी जाए तो ये क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आप छोड़ दें क्वेश्चंस को। ऐसी क्वेश्चंस अगर दोबारा पूछी जाए तो आप लोग प्रयास करें कि सब क्वेश्चंस का उत्तर दें। हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि दोबारा ये सब प्रश्न अगर हमारे सामने आ जाए तो हमारा काम क्या है कि उसको नहीं छोड़ना। अगर आप डिस्कशन का यही उद्देश्य है कि आप लोगों से क्वेश्चंस बने। और बिहार बोर्ड काफ़ी बेहतर काम स्टार्ट की है कि मंथली टेस्ट जो शुरू की है, मंथली एग्जाम जो भी स्कूल में होती है, हर स्कूल में ये एग्जाम होता है और ये काफ़ी अच्छा बिहार बोर्ड किया है, जिससे कि बच्चों का बोर्ड एग्जाम की काफ़ी बेहतर तैयारी हो जाएगी। चलिए जी, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।